नमस्कार, मैं शुभम और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने एसएससी मैथ्स का वीडियो सॉल्यूशन परसेंटेज चैप्टर से। देखो, जो प्रतिशत चैप्टर है वो एसएससी मैथ्स का भी पहला चैप्टर है और प्रतिशत चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि बस ये मान लो कि पूरे अरिथमेटिक का कोर है प्रतिशत। ठीक है, अरिथमेटिक में ऐसा शायद ही कोई चैप्टर हो जिसमें प्रतिशत का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज ना हो। ठीक है, इसीलिए हमने लिखा है कि प्रतिशत, चाहे वो आप प्रॉफिट या लॉस की बात कीजिए या सिंपल इंटरेस्ट की या कंपाउंड इंटरेस्ट की, इन हर एक चीज में परसेंटेज चैप्टर का भर भर के यूज होता है। ऐसा मान लो कि अगर आपका प्रतिशत चैप्टर पर कमांड हो गया तो पूरे अरिथमेटिक पर कमांड हो गया। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज हम प्रतिशत के पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने एसएससी मैथ्स का पहला टाइप यानी कि बेसिक क्वेश्चंस आज हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब ही होता है परसेंटम। परसेंटम मतलब कि 100 में किसी चीज को देखना, हर एक चीज जो 100 के आधार पे मापी जाए उसको बोलते हैं प्रतिशत। ठीक है, जैसे मान लो कहीं पे लिखा है 25%, 25%, तो इसका मतलब ये हुआ कि 25% यानी कि 100 में 25, 100 में 25, 25% का मतलब ही हुआ कि 100 में 25। ऐसे कहीं पे लिखा है 30%। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि आप 100 में 30 की बात कर रहे हैं। कोई भी चीज 100 में कितनी है उसको हम बोलते हैं प्रतिशत। ठीक है ना, कोई भी चीज 100 में कितनी है उसको हम बोलते हैं प्रतिशत। अगर मान लो कि इसका वाइस वर्सा भी सही है, कहीं पे लिखा है 100 में 10, तो इसका मतलब ही हो गया कि ये 10% की बात कर रहा है। कोई भी चीज 100 में 10 है, इसका मतलब कि वो 10% की बात कर रहा है। इसके अलावा कि मान लो कि कोई चीज 3.093 है, कितने में? 100 में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3.093% की बात कर रहा है। तो हर एक चीज जो 100 में देखी जाए उसको हम बोलते हैं क्या? प्रतिशत। अगर मान लो कि सीजीएल प्री का एग्जाम होने वाला है 2025 में, ठीक है, आपने सीजीएल प्री में 75% मार्क्स स्कोर किया। ठीक है, तो आपसे कोई पूछ दिया कि आपने कितना नंबर लाया सीजीएल प्री में, कोई आपसे ये पूछ दिया, तो आप क्या कीजिएगा? ये 75% जो है, यहां से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 100 में 75% मार्क्स आपने स्कोर किए। ठीक है ना, 75% का मतलब ही हो गया कि आपने 100 में 75 नंबर स्कोर की है। लेकिन हम जानते हैं कि सीजीएल प्री तो 200 नंबर का होता है, तो अगर आप 100 में 75 नंबर स्कोर कर रहे हैं तो 200 में कितना नंबर स्कोर कीजिएगा? 100 का ये 2 टाइम्स है, तो ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 200 में आप 150 नंबर क्या कीजिए हैं? स्कोर किए हैं। ठीक है, यानी कि यहां से हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी चीज अगर हम 100 में देखें, 100 को बेस मान के किसी भी चीज का आकलन करें तो वो प्रतिशत होता है। ठीक है, इसके अलावा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रतिशत का, तो हमें परसेंट से कैसे प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करना है ये सीखना होता है, क्योंकि फ्रैक्शन से क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें आसानी होती है। इसीलिए हम सेकेंड पेज पे अगर आए तो कोई देखो, फ्रैक्शन से हम परसेंटेज में चेंज कैसे कर सकते हैं? फ्रैक्शन हो या फ्रैक्शन की जगह पे आप कोई भी नंबर्स या टर्म्स लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी नंबर्स या टर्म्स, किसी फ्रैक्शन को अगर आप परसेंटेज में चेंज कीजिएगा तो सिंपली आप 100% से गुणा कर दीजिए। क्या कीजिए? 100% से गुणा कर दीजिए। और इसका वाइस वर्सा, अगर आपको प्रतिशत से फ्रैक्शन में आना है तो आप सिंपली 1/100% से क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। फ्रैक्शन से परसेंटेज गुणे 100%, फ्रैक्शन परसेंटेज से फ्रैक्शन 1/100%। हो सकता है कि यहाँ पे अभी आपको समझ में ना आया हो, लेकिन मैं एग्जांपल दूंगा और उसके बाद क्लियर हो जाएगी थ्योरी। देखो, मान लो कि एक है, ठीक है ना, एक यूनिट है। अगर इसको हम 100% में, ये एक यूनिट है, अगर हम इसको प्रतिशत में चेंज करें तो हम क्या दिया है कि किसी भी चीज को, या फ्रैक्शन की जगह पे आप कोई भी लिख सकते हैं, नंबर्स या टर्म्स। ठीक है ना, आपको क्या करना है? 100% से गुणा करना है। तो अगर हम एक को प्रतिशत में चेंज करें तो आप कुछ मत कीजिए, एक
इंटू 100%, 1 इंटू 100%, ये निकल करके कितना आएगा, ये निकल करके आएगा बराबर में 100%, यानी कि एक ही है 100%, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 100% ही है एक। दुनिया में हर एक चीज या तो अपने आप में एक है या फिर वो 100% है। मैं यहाँ पे खड़ा हूं, या तो मैं अपने आप में एक हूं, या फिर आप ये बोल सकते हो कि मैं खुद का 100% हूं, यानी कि 100% हूं। ठीक है, तो यहां से आप ये समझ सकते हैं। अगर मान लो यहां से आप, अगर मैं 1/2 की बात करूं, ठीक है ना, तो अगर हम यहां से देख सकते हैं कि इसमें अगर हम 2 से डिवाइड किए हैं, तो 100% में भी अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो कितना आएगा, 100% बाई 2, यानी कि यहां पे आ गया 50%। यानी कि कोई भी चीज अगर 2 में 1 की बात कर रहे हैं, अगर हम किसी भी चीज के 2 में 1 की बात कर रहे हैं, यानी कि हम 50% का बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 50%। प्रतिशत कुछ नहीं है, फ्रैक्शन को एक लिखने का फॉर्म है प्रतिशत, प्रतिशत इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, 1/2 यानी कि हम 50% का बात कर रहे हैं। या फिर इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, देखो अगर मैं यहां से देखूं कि हमने क्या लिखा है कि फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो आप 100% से क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। अगर मान लो हमारे पास एक फ्रैक्शन है, ठीक है ना, 1/2, तो इसको हमें अगर प्रतिशत में चेंज करना है तो हम कुछ नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज करना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करके आगे क्या कर देते हैं, प्रतिशत लगा देते हैं। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा कितना, 50%। और इसका वाइस वर्सा भी सही है, जब हम प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करें, जब हम प्रतिशत को मान लो कि 50% को फ्रैक्शन में चेंज करें तो हम क्या करेंगे, दिए गए वैल्यू को 1/100% से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, यहां पे गुणा लगा लो, तो ये आएगा 1/2 प्रतिशत नहीं लगा क्योंकि प्रतिशत से प्रतिशत तो हट जाएगा, हम फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हम ये चीज समझ सकते हैं। तो ऐसे चेंज करना होता है कि किसी भी फ्रैक्शन को 100% से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो परसेंटेज में वैल्यू आएगा, और परसेंटेज को 1/100% से फिर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो वापस से फ्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखो कैसे चेंज होता है। 1/2 हमने चेंज कर लिया, अगर मान लो कहीं पे 1/3 दिया है, ठीक है ना, 1/3 दिया है, तो यहां हम देख सकते हैं कि 1 में 3 से डिवाइड किए, तो 100% को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 33.33%, या फिर ये चीज ही बराबर होता है 33:1/3%। तो ऐसे हम चेंज करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज वैल्यूज होते हैं जिनको हम याद ही कर लेते हैं। अगर हम एग्जाम्स में मान लो कि कोई फ्रैक्शन आ गया और उसको हम परसेंटेज में चेंज करने लगे तो वहां पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो एसएससी क्या करती है कि एक ही परसेंटेज वैल्यू या फिर एक ही कुछ ऐसे कॉमन फ्रैक्शन वैल्यूज होती है जिनको वो लगातार यूज करती हैं, तो उनको हम क्या कर लेते हैं कि अपने कैलकुलेशन की सुविधा के लिए यहीं पर क्लास में या फिर जब आप पढ़ते हैं तो याद कर लिया जाता है, ताकि हमारा टाइम एग्जाम में या फिर मुक में बच सके। ठीक है, तो ऐसी अब जैसे मैं कहीं पे लिख दूं 1/4, तो 1/4 आप जानते हैं कि अगर इसको आप प्रतिशत में चेंज कीजिएगा तो 1/4 अगर 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ वो आएगा 25%। ठीक है ना, तो अगर कहीं भी 1/4 लिखा हो तो आपको इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि 1/4 अगर आपके सामने आ जाए तो आप ये समझ लो कि वो 25% की बात कर रहा है। 4 में अगर कोई इंसान 1 की बात कर रहा है, इसका मतलब कि वो 25% यानी कि 100 में 25 की बात कर रहा है। ठीक है, ये प्रैक्टिस हो जानी चाहिए इतनी। यहां पर हम ये नहीं करेंगे कि 1/4 अगर कहीं लिखा है तो उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करके 100% से मल्टीप्लाई करके उसको हम प्रतिशत में चेंज कर रहे हैं। इतना टाइम नहीं होता है एग्जाम में। वैसे ही अगर कहीं पे 1/5 लिखा हो, ठीक है, तो ये हम डायरेक्टली इस कंक्लूजन पे जाएंगे कि 1/5 लिखा हो यानी कि ये कोई इंसान 20% की बात कर रहा है। 1/5 गुने 100 कीजिएगा तो 20% आएगा। तो ये चीजें हमें डायरेक्टली याद होनी चाहिए। अब 1/5 कहीं पे दिया है, मान लीजिए कि जैसे किसी एग्जाम्पल को हम मान लेते हैं, ठीक है ना, ये बॉक्स है, ठीक है,
इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया और किसी एक पार्ट को हमने कलर कर दिया, ठीक है। और आपसे कोई ये पूछ दिया कि इस बॉक्स का कितना प्रतिशत भाग रेड कलर से पेंटेड है, ठीक है, रेड कलर से यानी कि लाल कलर से रंगा हुआ है। तो आप जानते हैं कि देखो टोटल बॉक्स कितने हैं, 1 2 3 4, यानी कि नीचे 4 आएगा और इसमें पेंट कितना किया हुआ है, एक पर, यानी कि एक भाग, यानी कि 1/4 इसका पेंटेड है। इसका मतलब कि 25% भाग इसका क्या है, पेंट किया हुआ है, ठीक है। तो इसको ऐसे समझना है। अब ये नहीं करना है कि 1/4 दिया है तो उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करें फिर 25% निकालें, इसमें बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो कुछ परसेंटेज वैल्यू याद कर लेना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो ये कुछ वैल्यूज है। अब जैसे एक है तो एक कैसे, 1 गुना 100 करिए 100%, वैसे 1/2 50%, 1/3 33:1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16:2/3%, ठीक है ना। या फिर इसको आप अगर दशमलव में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ऐसे मैं मार्क्स कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इसको दशमलव में चेंज कीजिएगा यानी कि पॉइंट में, तो ये 16:666% होता है, ठीक है ना। 1/7 14:2/7%, इसको भी याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि 1 से लेकर के 20 तक तो सारे इंपॉर्टेंट है, 1/19 थोड़ा कम पूछता है, ठीक है। उसके बाद 1/8 12.5%, 1/9 11:1/9%, 1/10 10%, ठीक है। 1/21 1/10 यहाँ से आगे देखते हैं, 1/11 9:1/11%, 1/12 8:1/3%, ठीक है। या फिर आपको ऐसे भी लिख सकते हैं 8:3%, ठीक है। 1/13 7:9/13%, 1/14 7:1/7%, 1/15 6:2/3%, 1/16 6:1/4%, 1/17 5:15/17%। तो और ये भी इंपॉर्टेंट है, 1/18 5:5/9, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5.555%, ठीक है। तो इन वैल्यू को आपको याद ही कर लेना है, ठीक है। 1/20 यानी कि 5%। इसके अलावा आपको याद करना है 1/25 40%, सॉरी 1/25 4%, और दो आपको याद कर लेना है। कौन कौन सा अलग से, इस पे 1/40, ठीक है ना। 1/40 होता है 2.5% के बराबर, और 1/30 जो होता है वो होता है 3:1/3%। तो ऐसे हम इन चीजों को याद कर लेंगे, ये बेस है। इससे हम किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। अब जैसे मान लो कि कल को हमारे पास आ गया क्या कि 3/8 को आप चेंज कीजिए किसमें, प्रतिशत में। तो हम जानते हैं यहां पे अगर हम आएंगे तो हम देखेंगे कि 1/8 12.5% है, 1/8 क्या है 12.5%, ठीक है ना। 1/8 12.5% है, 3/8 को थोड़ा मैं, ठीक है, 1/8 12.5% है। तो जब हम 3/8 को, ठीक है, जब हम 3/8 को फ्रैक्शन में, सॉरी परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या किए हैं, इधर 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो 12.5% को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 37.5%। इस पे एसएससी दबा के क्वेश्चन पूछता है इन आंकड़ों का यूज करके। वैसे अगर हम बात करें कि 3/5 5/8 कितना होता है, 5/8 का मतलब हुआ कि 8 में से 5 यूनिट। तो देखो यहाँ पे 1/8 में 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो 12.5 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 62.5%। वैसे अगर हम 7/8 की बात करें, ठीक है ना, तो ये होता है 87.5%, ठीक है। आप 12.5 में 7 से देखो, 12.5 में 7 से क्या करिए, मल्टीप्लाई कीजिए। या फिर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, देखो ये 7/8 है, तो 7/8 को आप कैसे लिख सकते हैं 1/1 ठीक है ना। इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं कि 1 यानी कि कोई भी चीज, मैंने पहले ही बोला है कि कोई भी चीज अपने आप में या तो 1 है या फिर 100% है, यानी कि 1 तो 100 हो गया, 100% माइनस 1/8, 1/8 हमने कितना पढ़ा 12.5%। तो इसको यहां से अगर घटाइएगा, ठीक है ना, तो ये निकल करके आएगा
87% के बराबर। ठीक है, कभी भी अगर आपको इस चीज को घटाना है तो 100% में से 12.5 घटाना है, 12.5%, तो आप कुछ मत कीजिए, 100 में से क्या कीजिए 13 घटा दीजिए, तो वो होगा 87, फिर 0.5 घटा दीजिए, 87%, 0.5 जोड़ दीजिए, तो ऐसे होता है। तो इन चीजों को आपको क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक है, इसके अलावा देखो एक और एसएससी बार बार रिपीट करता है क्या, तो जैसे ये कुछ परसेंटेज वैल्यूज हो गए, इनको आपको क्या करना है, याद कर लेना है। या फिर एक बटे 5 बटे, इसको याद कर लीजिए आप लोग, ये भी बार बार पूछता है, 5/6, ठीक है ना, जो कि होता है 83:1/3%। ठीक है, इसको भी आपको यूज कर लेना है। अब कैसे ये होता है ये भी मैं दिखा दे रहा हूँ। देखो 5/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - 1/6, ठीक है ना, 1 तो अपने आप में 100% होता है, माइनस 16 एक मिनट बस, 16:2/3%, 16:2/3%। तो 100% में से मैंने क्या बोला है कि एक ज्यादा करके घटाइए, तो 100% में से आप कितना घटाइए, 83। ठीक है, और एक में से 2/3 घटाइएगा तो ये आएगा 1/3%। तो इन चीजों को आपको ऐसे याद कर लेना है। या फिर आपको अगर पॉइंट में लिखना चाहे तो इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 83.33%। ठीक है, तो ये रहा परसेंटेज के बारे में। आगे चलते हैं, कुछ और देख लेते हैं। देखो ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए बी का कितना प्रतिशत है और बी का A% कितना है, इन दोनों में अंतर है, इन दोनों में क्या है, अंतर है। यहां पे दिया है कि ए बी का कितना प्रतिशत है, ठीक है ना, इसका मतलब कि बी का कितना प्रतिशत, जिसका पूछा जा रहा है वो नीचे आता है, ठीक है ना, बी से पूछ रहा है ए बी का कितना प्रतिशत है, तो बी नीचे आएगा, ऊपर आएगा ए, इंटू हम 100 करेंगे। ठीक है, दोनों में अंतर है, लेकिन b का A% कितना है ये इस बात से अलग है। b का A% कितना है, तो b का A% कैसे निकलता है, b गुने A/100। ठीक है, तो इस चीज को ऐसे समझ लेना है। अगर मान लो कि कल को आपसे पूछ दिया कि 50 का कितना प्रतिशत है, 50 का कितना प्रतिशत है, ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया पहला। दूसरा आपसे क्वेश्चन कर दिया, पहला क्वेश्चन यहां पे हो गया, दूसरा क्वेश्चन आपसे ये कर दिया 50 का 10% बराबर व्हाट। यहां पे कि 50 का कितना प्रतिशत है और 50 का 10% किसके बराबर में होता है, ये दोनों क्वेश्चन क्या है, अपने आप में अलग है। देखो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 50 का कितना प्रतिशत है, मैंने क्या बोला है कि जिसका पूछा जाए वो नीचे लिखा जाता है, ठीक है ना, 50 का पूछ रहा है और 50 का कितना प्रतिशत है, तो 10 ऊपर हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो मैंने क्या बोला है कि इसको किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना आएगा, ये इसको 5 बार में काटेगा यानी कि 20%। या फिर इसको अगर आप देखिएगा कि 10/50 का कितना प्रतिशत है, तो आप 10/50 कीजिएगा, ये सेकेंड तरीका है, 10/50 कीजिएगा ना। अब 10/50 कितना होता है, 1/5, और मैंने पहले ही बोला है कि 1/5 किसके बराबर में होता है, 20%। तो इसको आप ऐसे याद अगर कर लीजिएगा तो ये जो 100% का एक्स्ट्रा गुणा और करना पड़ रहा है, ये एग्जाम में ये स्टेप आप बचा सकते हैं और इससे आपका सीधे तौर पे टाइम बचेगा। ठीक है, छोटी छोटी चीजें सीख करके हमें अपना बड़ा बड़ा टाइम बचाना है। ठीक है, 50 का 10% तो ये अलग है, 50 गुने 10/100, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 10 से ये काटिएगा 10 बार में, मैं काट ही दे रहा हूं, ठीक है, ये 10 बार में और 10 काटेगा 50 को 5 बार में, यानी कि ये निकल करके आएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिशत आया आंसर, यहाँ पे नंबर में आया आंसर, तो इस चीज को ऐसे देखना है। अगर हम आगे चलें तो देखो गेम ऑफ 10% एंड 1%, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे हमारा बहुत टाइम बच सकता है, ठीक है ना। देखो 10% का मतलब क्या हुआ, 10% का मतलब हुआ
10% का मतलब क्या होता है? 1/10। 10% का मतलब तो 1/10 ही हुआ ना। अब यहाँ पे मैं 10% को, ठीक है, किस चीज में चेंज करूं? फ्रैक्शन में चेंज करूं। तो हमने क्या सीखा है कि 1/100% से आपको वो करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो ये कितना निकल करके आएगा? प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, 10 को 10 बार में काटेगा, यानी कि 1/10। ठीक है, यानी कि 10% 10 में 1 की बात करता है। अगर मान लो किसी ने हमसे कल को पूछ दिया कि 500 का 10% कितना होगा, ठीक है ना, तो आप क्या कीजिएगा? आप ये कीजिएगा कि 500 गुने 10/100, यानी एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो काटिएगा, ये निकल करके आएगा 50। ठीक है, तो यहां से आप एक नजर डाल सकते हैं कि 10% का मतलब हो रहा है 1/10, यानी कि कभी भी हम किसी भी चीज का 10% निकालेंगे तो ये जो 1/10 का फॉर्म बन रहा है वो ऊपर एक जीरो को तो काट ही देगा, एक जीरो को तो काट ही देगा। अगर मान लो कि जीरो ऊपर में नहीं आया तो कोई भी अगर नंबर आता है तो अगर 1/10 लिख देंगे तो एक पॉइंट बाद हम डेसिमल लगा देते हैं। कैसे? अब जैसे मान लो कि 500 का 10% हुआ, ठीक है ना, तो इसको हम डायरेक्ट ही अगर करें तो हम जानते हैं कि जो 10% 1/10 आएगा, उस 10 में का एक जीरो इस 500 के एक जीरो को तो काट ही देगा, काट देगा। तो हम डायरेक्टली कितना हो जाएगा? 50। तो कभी भी अगर 10% आपको निकालना है तो एक अंक बाद आप क्या कीजिए? दशमलव लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? पॉइंट लगा दीजिए, उतना ही आंसर आ जाएगा। कभी भी आपको 10% निकालना है तो एक अंक बाद आप क्या कीजिए? दशमलव लगा दीजिए। अब जैसे 500 है, 500 का हमें 10% लगाना है, निकालना है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, 500 लिखेंगे और एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि 50। इसका आंसर क्या हुआ? 50। ठीक है, कल को अगर मैं इसे जैसे यहाँ पे ही मैंने एग्जांपल लिया था कि 50 का 10%, मैं कुछ नहीं करता, यहाँ पे 50 लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं एक अंक बाद में क्या लगाया था? दशमलव लगाया था, यानी कि इसका आंसर आता है 5। ठीक है, तो कभी भी अगर 10% पूछे तो आप एक अंक बाद क्या कीजिए? दशमलव लगा दीजिए, या फिर अगर जीरो है लास्ट में तो एक जीरो को हटा दीजिए। वैसे ही अगर 1% पूछे, ठीक है ना, 1%, तो 1% का मतलब क्या होता है? 1/100। 1/100, यानी कि कभी भी दो अंक बाद दशमलव लगाइए, अगर जीरो है लास्ट में तो दो जीरो हटा दीजिए। ठीक है ना, अब जैसे मैं क्या करूंगा? 5, 7, 3, 8 का 1% बराबर वॉट, मान लीजिए पूछ दिया, ठीक है, 1% बराबर वॉट, माने कि 5738 का 1% कितना होगा? तो मैं कुछ नहीं करूंगा, अगर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं जानता हूं कि 1% यानी कि नीचे में तो दो जीरो आएगा, वो दो जीरो यानी कि दो अंक के बाद दशमलव, तो मैं यहाँ पे सीधे लिख दूंगा 57.38, बस। 1% इसका क्या होगा? 57.38। यहीं पे अगर इसका 10% पूछ देता, अगर यहीं पे इसका 10% पूछ देता तो मैं जानता हूं कि 10% में नीचे एक जीरो आता है, यानी कि मैं एक अंक बाद दशमलव लगा दूंगा, यानी कि 573.8। और यहाँ पे ये चीज आप समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जब हम करेंगे तो डायरेक्ट ही जहां पे 10% निकालना है वहां पे हम ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, और चलते हैं हम अपने आज के क्वेश्चन, जो कि है हमारा बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है एसएससी सीएचएसएल 3/7/2024 शिफ्ट 3 में पूछा है। ये हमारे बेसिक क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। अब देखो 12.75% को करना है किस चीज में चेंज? फ्रैक्शन में। तो कभी भी फ्रैक्शन में अगर हम देखो 2-3 मेथड बताऊंगा और उसके बाद मैं एग्जाम अप्रोच पे आऊंगा कि एग्जाम में कैसे करेंगे। ठीक है, ठीक है ना, पहला मेथड 12.75% है। ठीक है, आप 12.75% को कैसे लिख सकते हैं? आप क्या कीजिएगा? 12.1275 लिख लीजिए। ठीक है, दो अंक के बाद दशमलव है, यानी कि यहाँ पे तो दो जीरो आएगा। ठीक है ना, इसको क्या करना है? प्रतिशत में चेंज करना है, सॉरी फ्रैक्शन में चेंज करना है, यानी कि 1/100 से मल्टीप्लाई करना है। जब इसको हम 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा? ये होगा, आप इसको काटिए 25 से काटिए। ठीक है ना, तो 25 से अगर इसको काटिएगा तो 25 पाँचे 125, 2 5, 25 से कहीं 25, 51, 25 चौका 100, यानी कि ये निकल करके आएगा 51/400।
ठीक है, इस चीज को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये पहला मेथड है, 51/400 है ऑप्शन सी। या फिर अगर आप सेकेंड मेथड से इसको सॉल्व कीजिएगा, किस चीज को, 12.75% को, तो आप 12.75% को कैसे लिख सकते हैं, ये पहला मेथड है। जैसे 12.75% को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 12.5% प्लस 0.25%, ब्रेक, इसको बोलते हैं परसेंटेज ब्रेक मेथड। मैंने यहाँ पे परसेंटेज को ब्रेक कर दिया, ठीक है। 12.5% प्लस 0.25%, और हमने यहाँ पे पढ़ा है, क्या पढ़ा है भैया, कि 12.5% जो होता है, ये 12.5% जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 1/8 का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ही इसका यूज करेंगे जो हम यहाँ पे सीखे हैं, ठीक है ना। यानी कि 12.5% हम डायरेक्ट ही कितना लिख देंगे, 1/8, ठीक है, प्लस देखो 25%, 25% कितना होता है, 1/4। ये सारी चीज हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, 1/4, ठीक है ना। लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, यानी कि बटे में 100 एक तो और आएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि हमें सॉल्व करना है 1/8 प्लस 1/400, 1/400। मैं इसको डायरेक्टली 1/400 लिख दे रहा हूं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 400। अगर हम इसको भी 400 बना लेंगे, इसको भी अगर हम 400 बनाएं तो हमें जोड़ने में आसानी होगी। तो 400 इसको बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, ऊपर और नीचे 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 50/400। अरे भैया 400 को जब 50 से डिवाइड कीजिएगा तो ये भी 1/8 का ही फॉर्म आएगा, यानी कि 1/8 को ही मैंने कैसे लिख दी, 50/400 प्लस 1/400, ठीक है ना। ये भी निकल करके आएगा कितना, 51/400। तो दो मेथड यहां पे हमने देखा, जो कि है ऑप्शन सी, ठीक है। लेकिन एग्जाम में कैसे करना होता है, एग्जाम में इतना ड्रामा कभी नहीं करना होता है, एग्जाम में इतना टाइम ही नहीं होता कि ये सब आप करें, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मेरे सामने एग्जाम में क्वेश्चन आया, ठीक है, मैं इस होता तो इसको एग्जाम में कैसे करता, 12.75% को किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। मैं क्या करूंगा, 7 5 12 2 14 1 15, यानी कि 3 का मल्टीपल है। आंसर वो ऑप्शन होगा जिसका न्यूमरेटर 3 का मल्टीपल होगा, और 3 का मल्टीपल सिर्फ है ऑप्शन सी। बस इतना ही, इतना ही मैं करता एग्जाम में। अरे भैया देखो, इसको हमें चेंज करना है 12.75% को, तो 7 5 12 2 14 1 15, 15 क्या है, 3 का मल्टीपल है। तो ऊपर तो 3 का मल्टीपल आ रहा है, ठीक है ना, 3 का मल्टीपल आ रहा है, और नीचे ऐसा कोई संख्या नहीं बन रहा है जो इस 3 को काटे, क्योंकि प्रतिशत का मतलब तो 1/100 होता है, यानी कि 2 जीरो नीचे आएगा। और इस 0.75 की जगह, यानी कि पॉइंट हटाएंगे तो एक और 100 आएगा, ठीक है ना, एक और 100 आएगा। तो इन दोनों 100 में कहीं 3 बन रहा है, नहीं। इसका मतलब कि आंसर वो ऑप्शन होगा जिसका न्यूमरेटर 3 का मल्टीपल होगा, और 3 का मल्टीपल सिर्फ ऑप्शन सी ही है जिसका न्यूमरेटर 3 का मल्टीपल है। 51/400, 51 3 का मल्टीपल होता है, ठीक है। बस मैं इतना ही करता। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब देखो, 3 के 2% का 5% किसके बराबर है, तो आप क्या कीजिएगा, 3 कीजिएगा 2%, यानी कि 2/100 इंटू 5%, यानी कि 5%, यानी कि इसको आप 1/20 भी लिख सकते हैं, या फिर 5/100 लिखिए, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, 5 दूनी 10, ये 10, 5 दूनी 10 होगा, ठीक है। ये 10 एक जीरो को काट देगा, बचेगा कितना, 3/1 पे 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो। इसका मतलब कि 3 अंक बाद हमें दशमलव लगाना होगा, यानी कि 0.003, जो कि है ऑप्शन डी। 3 जीरो यहाँ पे है, यानी कि 3 अंक पहले हमें दशमलव लगाना होगा। लेकिन ये क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में आ जाता तो इसको भी मैं ऐसे नहीं करता। कैसे करता, देखो मैं क्या करता, 3 तो हर जगह है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, मैं 3 को कंसीडर ही नहीं करता। अब देखो क्या करता, 5 दूनी 10, यानी कि 10 में 1 जीरो, ऊपर 1 जीरो हो रहा है, ठीक है ना। और इस प्रतिशत का 2 जीरो, और इस प्रतिशत का 2 जीरो, ठीक है। 1 जीरो से मैं 1 जीरो कैंसिल करूंगा, यानी कि टोटल जिस ऑप्शन के 3 अंक पहले दशमलव लगा होगा,
ये 3 जीरो यानी कि 3 अंक पहले दशमलव, जिस ऑप्शन के 3 अंक पहले दशमलव लगा होगा वही आंसर हो जाएगा। और 3 अंक पहले सिर्फ ऑप्शन डी ही है जिसके 3 अंक पहले दशमलव लगा है। बस इतना ही करता। क्यों करूं मैं इतना, बस मैं इसको दशमलव या जीरो के लेवल पे इस क्वेश्चन को कर लेता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में थोड़ा मैं कुछ सिखाऊंगा, उसके बाद देख ये क्वेश्चन धुएं की तरह उड़ेगा। ये क्वेश्चन करते हैं, देखो x के 24% का 10% 240 है तो x, पहले बेसिक से जाते हैं। x का 24% यानी कि 24/100, ठीक है ना, का 10% यानी कि 10/100, या इसको आप 1/10 भी लिख सकते हैं। कितना है 240। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 14 दहिया 240, 240 कैंसिल हो जाएगा। x बराबर में निकल के कितना आएगा, 1 पर 1 2 3 4 जीरो, 1 पे 4 जीरो किस में है, ऑप्शन सी में है, सॉरी ऑप्शन ए में है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाता। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि सब पहले मैं बेसिक बताऊंगा, उसके बाद एग्जाम अप्रोच, कि एग्जाम अप्रोच में मीन टाइम में सेकंड में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेकंड में देखो यहां से मैं देखूंगा 24 और 10 का प्रोडक्ट कितना होता है 240, 24 दहिया 240, तो इस ये 24 और ये 10 दोनों मिलकर के 240 को कैंसिल कर देंगे। बराबर में क्या आएगा, इस प्रतिशत का 2 जीरो और इस प्रतिशत का 2 जीरो, यानी कि 1 पे टोटल 2 2 4 जीरो, जो कि है ऑप्शन ए। बस इतना ही करता मैं, ये सब ड्रामा नहीं करता इतना। 24 दहिया 240, 240 कैंसिल, प्रतिशत का 2 जीरो यहाँ पे, प्रतिशत का 2 जीरो यहाँ पे, यानी कि 1 पे 4 जीरो, 4 जीरो सिर्फ ऑप्शन ए में है। बस इतना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि किसी संख्या के 50% का 45% 27 है, ठीक है ना, तो संख्या ज्ञात करें। देखो मैं एक चीज यहां पे बता रहा हूं, अगर मान लो कहीं पे दे दिया कि 100 के कितना में लिख दूं, 5% का 10% कितना है, का 10% बराबर व्हाट, तो आप क्या कीजिएगा, देखो पहले आप 100 का 5% निकालिए, पहले आप 100 का 5% निकालिए, और जो संख्या आया उसका आप 10% निकालिए। एक तो ये तरीका हुआ, एक तो ये तरीका हुआ। या फिर इस क्वेश्चन में आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आप 10% निकालें या फिर 5% निकालें। दोनों केस में क्या होगा, दोनों केस में आंसर सेम ही आएगा। अब मान लो कि 100 का हमने 5% निकाला तो वो हुआ 5, ठीक है ना, और 5 का जब हम 10% निकालेंगे यानी कि 1 अंक बाद 0.5 आया इसका आंसर। या फिर इस चीज को देखो, ये पहला तरीका हुआ। दूसरे तरीका में अगर हम 100 का पहले 10% भी निकाल लें, ठीक है ना, 100 का पहले हम 10% भी निकाल लें तो क्या होगा 10, और 10 का जब हम 5% निकालेंगे तो वो भी किसके बराबर आएगा, 0.5 के बराबर। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन में पहले आप ये निकालिए या फिर ये, या फिर पहले ये निकालिए या ये, दोनों केस में आंसर बराबर ही आएगा। ये आप पे डिपेंड करता है या फिर कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि किस वे में जाने पे हमारा कैलकुलेशन क्या होगा, आसान होगा। अब ये क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 50% का 45% 27 है, यानी मान लो वो संख्या x है, तो x का 50% यानी कि 1/2, ठीक है ना। हो सकता है कि अभी आप लोगों को 1/2 50% का मतलब ना समझ में आए, तो मैं यहाँ पे x का 50% यानी कि 50/100 गुने 27 45% यानी कि 45/100, ये बराबर किसके है, 27 है। तो इस चीज को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 50 9 से पहले काट लेते हैं, 9 से ये 9 तिया 27, 9 5 45, ठीक है। 50 से ये काटिए 2 बार में, ये 5 से काटिए 20 बार में, यानी कि x निकल करके आया 20 दूनी 40 तिया 120। ये तो रहा क्लास मेथड, जिसमें हम अपना क्लास दिखाते हैं क्लास में बता करके। लेकिन एग्जाम में क्लास नहीं दिखाना होता है, एग्जाम में चलता है रफ एंड टफ मेथड, कि कुछ भी करके जल्दी आंसर निकालो। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन होता, ठीक है, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन होता तो हम कैसे करते हैं। मैंने क्या बोला कि 100 का पहले आप 10% निकालिए फिर 5% निकालिए, आंसर सेम आएगा। या फिर 100 का आप पहले 5% निकालिए उसके बाद 10% निकालिए, फिर भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, देखो यदि किसी संख्या का 50% का 45% 27 है, हम देखेंगे कि अगर कोई संख्या 50%
27 के बराबर है, 50% 27 के बराबर है, यानी कि 100% किसके बराबर होगा? 100% बराबर होगा 54 के। 100%, अरे भैया 50% 27 है तो 100% 54 हो जाएगा। तो अगर 100% 54 हुआ, यानी कि 45% अगर 54 हुआ, ठीक है ना, तो 90% कितना होगा? 108। 54 का 2 गुना, 45 का 2 गुना 90%, तो 54 का 2 गुना 108। हमें निकालना कितना है? कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है? 100%। यानी कि आंसर वो ऑप्शन होगा जो 108 से थोड़ा बड़ा हो। 108 से थोड़ा बड़ा, ये 160 बहुत ज्यादा बड़ा है, 150 बहुत ज्यादा बड़ा है, 180 तो और ज्यादा बड़ा है, यानी कि बचा सिर्फ 120। इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन। क्या बोलते हैं? अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर अगर आप एग्जैक्ट आंसर निकालना चाहते हैं तो वो भी निकल सकता है। देखो 45% बराबर अगर 54 आया, 45% बराबर अगर 54 आया, तो 5% बराबर कितना आएगा? यहां से अगर हम देखें तो 5% कितना आएगा? हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो आएगा 6, तो 100% दोनों ओर 20 से मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाएगा 120, जो कि ऑप्शन डी। लेकिन इस क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन से जाइएगा तो आप सेकंड में इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि 75 खिलौनों में से 18 खिलौने लड़कों के लिए हैं और शेष लड़कियों के लिए हैं, तो लड़कियों के खिलौनों का प्रतिशत क्या है? क्या बोला है? लड़कियों का, ठीक है ना। अगर देखो टोटल 75 खिलौना है, इसमें से 18 खिलौना अगर लड़की का है, सॉरी लड़कों का है, तो लड़की के पास कितना बचेगा? लड़की के पास बचेगा 75 माइनस 8, सॉरी 18, जो कि होगा कितना? 57, ठीक है ना। अब हमें निकालना है कि 57 75 का कितना प्रतिशत है। 57, मैंने क्या बोला है कि जिसका निकालना है वो नीचे, यानी कि 75 का निकालना है तो 75 नीचे। 57 75 का कितना प्रतिशत है, यही चीज हमें फाइंड करनी है। अगर हम इसको फाइंड करें, देखो यहां पे मैं दो चीजों का यूज करूंगा, कॉमन सेंस, जो कि कोई मेथड नहीं है, सबके पास होता है, और डिविजिबिलिटी। 57 क्या होता है? 19 का एक मल्टीपल होता है। 57 19 या 57 होता है। तो जब ऊपर में 19 आ रहा है, नीचे 19 को कोई काटने वाला संख्या नहीं है, यानी कि आंसर वही होगा जो एक 19 का मल्टीपल होगा। और 19 का मल्टीपल ना 18 है ना 67 है, ठीक है। 19 का मल्टीपल 57% है और 76% है, ठीक है। 19 दिया 57, 19 चौके 76। लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस आप यूज कीजिए कि अगर 57 बटे में 100 रहता तो आंसर 57% होता। अरे भैया 57 बटे में अगर 100 रहता तो इसका आंसर 57% होता, ठीक है ना। लेकिन न्यूमरेटर तो सॉरी डिनोमिनेटर, यानी कि हर 100 से थोड़ा सा कम है, थोड़ा नहीं कम है, यानी कि 100 से कम है 75, यानी कि आंसर जो होगा 57 से बड़ा ही होगा, 57% से बड़ा ही होगा, और 19 का मल्टीपल होगा। 57% से बड़ा और 19 का मल्टीपल ऑप्शन डी है, बस। और ये चीज मुझे बताने में इतना टाइम लग रहा है, अगर इन चीजों पे आपको प्रैक्टिस हो जाए तो मेरा विश्वास मानिए कि आप एक एक सेकंड 2-2 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को उड़ाइएगा, और वो भी बिना पेन लगाए, ठीक है, ये चीज। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको बेसिक से सॉल्व किया जाए तो लीजिए बेसिक से सॉल्व कीजिए, और एग्जाम में टाइम लगाते रहिए फिर, ठीक है। देखो 25 से इसको काटिए, 25 से 4 बार में जाएगा, ये 25 से 3 बार में, 3 इसको काटेगा 19 बार में, और डायरेक्ट यहाँ पे फिर निकल करके आएगा 26%। लेकिन आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कीजिएगा और थोड़ा सा डिविजिबिलिटी का ज्ञान होगा तो ये सब नहीं करना पड़ेगा। 75 माइनस 18 57, 57 हमें निकालना है किसका? 75% का, ठीक है, यानी कि 19 का मल्टीपल 57 है, तो 19 का मल्टीपल ही आंसर होगा। दो ऑप्शन हमने एलिमिनेट की, इसमें हर एक चीज का यूज हो रहा है। ऑप्शन एलिमिनेशन भी हमने यूज कर दी, ऑप्शन एलिमिनेशन, ठीक है। थोड़ा बहुत हमने अप्रोक्सीमेशन का भी यूज किया है और डिविजिबिलिटी का भी यूज किया है, ठीक है। अभी डिजिटल सिम का तो यूज बाकी ही है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। महेश का वार्षिक आय वेतन, ठीक है ना, 2 लाख से बढ़कर 2,40,000 हो गया, तो वेतन में प्रतिशत वृद्धि। देखो कभी भी अगर ऑप्शन परसेंट में दिया रहे तो आप दिए गए वैल्यूज के साथ रेशियो पे आप खेल सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, लेकिन जब मैं यहाँ पे बनाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो 2 लाख है, यहां से आप क्या कीजिए कि 4 जीरो 1 2 3 4, 4 जीरो यहां से उड़ा दीजिए, 4 जीरो आप यहां से उड़ा दीजिए, और 4 जीरो यहां से उड़ा दीजिए, ठीक है ना। यानी कि 20 से 24 बढ़ के हो रहा है,
तो जब इसको आप रेशियो लीजिएगा तो ये कितना आएगा, आप काट दीजिए इसको 5 से, यानी कि 5 से 6 हो जा रहा है, यानी कि 1 यूनिट की बढ़ोतरी हो रही है कितने पे, 5 पे। तो 1/5 कितना होता है, 20% के बराबर होता है। अगर ऐसे ना समझ में आया तो फिर इसमें 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो कि होगा 20%, ऑप्शन बी। यानी मैंने क्या बोला कि कभी भी अगर ऑप्शन प्रतिशत में दिया है तो रेशियो के लेवल पे आप खेल सकते हैं। क्या खेल सकते हैं भैया, हमने रेशियो के लेवल पे कैसे खेला, हमने 0 इसका रेशियो ले लिया, रेशियो लेकर के हम इसका आंसर निकाले। या फिर इसको अगर आप क्या बोलते हैं, इसको आप एक्चुअल वैल्यू से भी जाइएगा तो इतना ही आंसर आएगा, एक्चुअल वैल्यू से भी जाइएगा तो कितना आएगा, इतना ही आंसर आएगा। अब देखो एक्चुअल वैल्यू से जाते हैं, अब मान लो कि 2 लाख से इसका 2,40,000 हुआ है, तो कितना बढ़ा है, 40,000 बढ़ा है, ठीक है ना। कितने पे, 2 लाख पे, गुने 100। अगर यहां भी फाइंड कीजिएगा तो आंसर तो उतना ही आएगा, ठीक है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, उसके बाद 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 2 से ये जाएगा 40, 20 बार में, कुछ भी कर लीजिए। तो इतना जीरो लगाने से अच्छा है कि आप इसका रेशियो लीजिए और ऐसे बनाइए 20%, बस। क्या 5 से 6, 5 से 6 1/5। अब 1/5 में एग्जाम में मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 1/5 आपको ये कंठस्थ हो जाना चाहिए, आपको याद हो जाना चाहिए। कहीं भी 1/5 यानी कि 5 में 1 का बात कर रहा है, यानी कि वो 100 में 20 की बात कर रहा है, इसका मतलब कि वो 20% का बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, पिछले वर्ष रंजन का मासिक वेतन 34,500 था और इस वर्ष उसका मासिक वेतन 38,640 है। इस वर्ष रंजन के मासिक वेतन में पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो, 34,500 से 38,640 हुआ, यानी कि कितना बढ़ा, 34 में 4,000 जोड़िएगा तो 38,000 आएगा, और 500 में 140 जोड़िएगा तो 640, यानी कि 4140, टोटल 4140 इसका पैसा बढ़ा है। कितने पे, 34,500 पे, 34,500 पे। हाँ, तो इसका आप प्रतिशत निकालिएगा, ठीक है ना, वृद्धि प्रतिशत बोल रहा है। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कीजिए, ठीक है ना। अब आप कर सकते हैं इसमें क्या, 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 से अगर हम, तो 13 तिया 39, 2 4 1380, ठीक है। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें तो ये कितना आएगा, 115, ठीक है। ये 23 का मल्टीपल है, यानी कि 23 छक्का 138 होता है, और 23 5 यानी कि 5 से जब इसको काटिएगा आप 60 को तो ये आएगा 12। अब ये आपको मैं होमवर्क यानी कि एक क्या घर के लिए काम दे रहा हूं कि इस चीज को आप रेशियो मेथड से सॉल्व कीजिएगा। किस चीज से, रेशियो मेथड से सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो, सिया म्यूचुअल फंड में 1,53,000 रुपए का निवेश करती है, जो उसके मासिक आय का 30% है। तो उसकी मासिक आय कितनी है, सॉरी वार्षिक आय का 30% है। तो अगर 30%, देखो अगर 30% 153,000 है तो 100% कितना आएगा, ठीक है ना। जो भी 100% आएगा वो क्या होगा, वो पूरे साल का उसका आय होगा, पूरे साल यानी कि 1 साल का आय होगा। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, मासिक आय यानी कि 1 महीने का आय। तो 1 महीने का आय निकालने के लिए इन सब में हम क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ये सब घर का मेथड है, एग्जाम का मेथड मैं इसके बाद बताऊंगा। देखो, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, तो क्या कीजिएगा, 0 से तो पहले आप ये 0 काटिएगा, और 3 से अगर इसको हम आप काटिएगा तो ये 5100 आएगा, ठीक है ना। 3 से फिर इसको आप काटिएगा तो ये 1700 आएगा, और ये आएगा 4, ठीक है। और 4 से फिर इसको आप 25 बार में काटिएगा, जो कि निकल करके आएगा 25 दैया कितना होता है, 250, और 25 सत्ते 175, यानी कि 425 पर 2 जीरो, ये निकल करके आएगा, ठीक है। इतना किया। लेकिन मैं होता आपके जगह फिर से अगर एग्जाम में, तो क्या करता, मैं यहां पे देखता कि 153,000 में 153 है, और हम जानते हैं कि 153 क्या है, 17 का एक मल्टीपल है,
यानी कि 17 गुने 9 होता है 153। तो जो भी आंसर होगा, जो भी आंसर होगा वो 17 का मल्टीपल है, 17 का मल्टीपल होगा, और 17 का मल्टीपल सिर्फ ऑप्शन डी है। बस मैं इतना ही करता, इतना ही करता। एक सेकेंड, एक सेकेंड से मैं ज्यादा किसी क्वेश्चन को करने में लेता नहीं हूं। अगर कोई क्वेश्चन ऐसे करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन है सीपीयू में, 28 से 24 शिफ्ट 2 में पूछा है। 153 17:9, यानी कि 153 क्या है, 17 का मल्टीपल है। तो 17 का मल्टीपल हम चुपचाप क्या करेंगे, ऑप्शन में देख लेंगे। 2 घंटे 25 मिनट के अंतराल को गलती से 2 घंटे 30.5 मिनट की 2 घंटे 30.5 मिनट आकलित कर लिया गया, त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो 2 घंटे 25 मिनट है, ठीक है ना, और उसको गलती से कितना आकलित कर लिया गया है, 2 घंटे 30.5 मिनट, ठीक है। तो आकलन करना है प्रतिशत त्रुटि का। तो 2 घंटे 30.5 मिनट यानी कि 30.5 माइनस 2 घंटे 25 मिनट, ठीक है ना। आकलन किस पे किया गया है, त्रुटि तो इस बेस पे हुआ है ना, तो नीचे ये 2 घंटे 25 मिनट रहेगा। यानी कि अगर हम इसको मिनट में चेंज करें तो क्या होगा, 60 दूनी 120, एक घंटे में 60 मिनट होता है, तो 120 प्लस 25 145, ठीक है ना, गुने 100। इसको क्या करना है भैया, इसको सॉल्व करना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 30.5 में से देखो 2 में से 2 तो ऐसे ही घट जाएगा, 2 घंटे में से 2 घंटा ऐसे ही घटेगा। 30.5 मिनट में से अगर हम 25 मिनट घटा दें तो ये कितना बचा, 5.5 मिनट बटे 145 गुने 100, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इस दशमलव को हटाना चाहते हैं कैलकुलेशन की सुविधा के लिए, तो आप यहीं पे इस दशमलव को हटा दीजिए, ठीक है ना। इसको आप हटा दीजिए, ठीक है, ये हट गया। यहाँ से एक जीरो लेकर के, एक जीरो इसमें मल्टीप्लाई होते 55 होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 से जाएगा 11 बार में, और 5 से जाएगा ये 29 बार में। कितना आया, 110 बटे में 29। जब इसको आप पूर्णांक में लिखिएगा तो ये कितना होगा, यहाँ पे 29 आएगा, 29 तिया होता है 87, 87 13 उधर 10, यानी कि 30%। 3:23 बटे में 29%, जो कि है ऑप्शन सी। ऐसे इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आर अपने पास मौजूद टॉफी का 3/8 भाग एस को देता है। यदि अब आर के पास एस के पास मौजूद टॉफी का के प्रतिशत है तो के का मान ज्ञात कीजिए। एसएससी सीएसएसएल 5/7/24 15 में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। देखो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं आर और एस, ठीक है ना। देखो 3/8 का यहाँ पे यूज किया है, यानी कि मान लो कि टोटल उसके पास टॉफी 8 है, क्या है 8 है। तो आर अपने पास मौजूद राशि का टोटल कितना है, टोटल यहाँ पे 8 है। आर अपने पास मौजूद राशि का कितना दे रहा है, 3/8, यानी कि 3 इसको दे रहा है एस को। तो टोटल अगर उसके पास 8 था तो बचेगा उसके पास कितना, 5, ठीक है। अब पूछा है कि अब आर के पास एस के पास मौजूद, आर के पास एस के पास मौजूद टॉफी का के परसेंट है, तो के का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। यानी कि आर के पास एस, तो एस नीचे आएगा बट्टे में 5 प्रतिशत में, अगर आप इसको चेंज कीजिएगा तो 100% से मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है ना। और यही के प्रतिशत के बराबर है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि 500 बटे में 3% बराबर किसके, के प्रतिशत। तो के कितना निकल करके आएगा, 500 बटे 3, यहाँ से कंपेयर कर लीजिएगा तो 500 बटे में 3, जो कि है ऑप्शन बी, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन पे जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये इतना लिखना नहीं पड़ेगा, ये मुझे समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है। 5 3 तो 500 बटे 3 ऐसे आ जाएगा, 5 गुने 100 बटे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि रवि की आय का 30% सुरेश के आय के 40% के बराबर है, तो रवि का आय का 50% सुरेश के आय के कितने प्रतिशत। देखो रवि की आय का 30% सुरेश के, यानी कि रवि का 30%, ठीक है ना, 30% सुरेश के 40% आय के बराबर है, 40% आय के बराबर है। तो अगर हम बात करें किसके, 50% निकालना है ना, 10% का, ठीक है ना, कि रवि का 10%। देखो इधर हम 3 से डिवाइड किए हैं तो इस भी 3 से डिवाइड होगा, यानी कि 40/3%, ठीक है ना। लेकिन हमें निकालना कितना है, रवि की आय का 50%। तो 10 में जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50% आएगा, और इधर जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200/3% आएगा, ठीक है ना।
यानी कि ऑप्शन जब इसको आप भाग दीजिएगा तो ये आएगा 66:2/3%। ठीक है, 66 यहाँ होता है 198 और 203, 200/3 यानी कि ऑप्शन ए। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो देखो मेरे पास अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता तो मैं 2 ऑप्शन ऐसे भी एलिमिनेट कर सकता था। कौन कौन सा, ये और ये। क्योंकि देखो 66:2/3% और 33:1/3% ये एक स्टैंडर्ड परसेंटेज वैल्यू है। बार बार ये देखा जाता है कि एग्जामिनर इन्हीं क्या करता है, इन्हीं परसेंटेज वैल्यू का यूज करता है। तो देखो इस अगर कोई भी अगर इस डाटा पे क्वेश्चन सेट करे 66:1/3 या 33:2/3 तो उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैक्स हमेशा ये सही होगा, लेकिन 90% या 95% केस में एग्जामिनर हमेशा क्या करता है, स्टैंडर्ड परसेंटेज वैल्यू पे डाटा सेट करता है। तो 66:2/3% या 33:1/3% ये सब क्या है, ये स्टैंडर्ड परसेंटेज वैल्यू है। इसका वैल्यू होता है 2/3, ठीक है ना, और इसका 1/3 के बराबर होता है। तो इन सब डाटा पे एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन सेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। जब किसी संख्या में 8 की वृद्धि की जाती है तो वो स्वयं की 120% हो जाती है। अरे भैया जो कोई संख्या स्वयं की 120% हो रही है यानी कि वो संख्या 20% बढ़ रही है, ठीक है ना। और इसी 20% का वैल्यू तो दिया है 8 ना, हमें निकालना कितना है, वो संख्या निकालनी है। और कोई भी संख्या या भी कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो 100% इधर 5 से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा कितना, 40, यानी कि 100% कितना होगा, 40, ऑप्शन सी। अरे भैया 120% हो रही है, यानी कि संख्या कब 120% होगी, जब उसमें 20% बढ़ाया जाएगा, और उसी 20% का मान तो 8 है ना। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। किसी संख्या में से 12 घटाने पर वो संख्या घटकर संख्या का 40% रह जाती है, तो उस संख्या का 2/5वां भाग ज्ञात कीजिए। देखो 40%, कोई भी संख्या 40%, मान लो कि कोई भी संख्या 100% है, ठीक है ना। तो ये 40% कब रहेगी, 40% कब रहेगी, जब इसमें से 60% घटाया जाएगा। 60% घटाइएगा तभी तो 40% बचेगी ना। और इसी 60% का वैल्यू कितना दिया है, 12 दिया है, ठीक है। 60% का वैल्यू अगर 12 है तो 10% का वैल्यू कितना आएगा, दोनों ओर हम क्या किए, 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 10% 2, तो जब 10% 2 हो गया तो 100% कितना होगा, 10 गुना यानी कि 20, ठीक है ना। ये तो आया 20, लेकिन क्या पूछ रहा है, उस संख्या का 2/5वां भाग, 2/5वां भाग भी बोल सकते हैं या फिर इसको 40% भी बोल सकते हैं। आप 20 का 2/5 निकालिए या 20 का 40 निकालिए, बात सेम ही है। तो जब 20 का हम 2/5 निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 5 से ये जाएगा 4 बार में यानी कि 8, जो कि है ऑप्शन सी। CHSL 10/7/2024 शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन पूछा था। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इतना नहीं करना है, इतना ग्राफ वगैरह थोड़ी हम एग्जाम में बनाते हैं, ये तो मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। यहीं पे मैं कर लेता कि 40% यानी कि 60% का वैल्यू बाढ़ रहा है। 40% कोई संख्या हो जा रही है, इसका मतलब कि 60% घटा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। यदि किसी संख्या के 70% में से 70 घटाया जाए तो शेषफल 70 आता है। संख्या ज्ञात कीजिए। देखो कोई संख्या है, उसके 70% में से 70 घटाया जाता है, फिर भी शेषफल 17 बचता है, ठीक है ना। अगर मान लो कि आपसे मैंने 5 रुपया ले लिया, ठीक है, आपसे मैंने 5 रुपया ले लिया, फिर भी आपके पास 5 रुपया बच रहा है। इसका मतलब कि शुरुआत में आपके पास 5 + 5 10 रुपया था, ठीक है। अगर मान लो आपके पास, आपसे मैंने 20 रुपया ले ली और फिर भी आपके पास 20 रुपया बच रहा है, इसका मतलब कि शुरुआत में आपके पास 20 + 20 यानी कि 40 रुपया था, ठीक है। तो यहां से हम देखें कि 70 घटाया जाता है, फिर भी 70 बचता है, यानी कि शुरुआत में उसके पास 70 + 70 140, ठीक है ना, 140 यूनिट या 140 था, ठीक है। और ये 140 कितना है, यही तो है 70%। तो अगर 70% 140 है तो 100% कितना होगा, ये 2 से यहाँ पे क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। तो आप भी इधर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा 200 के बराबर, जो कि है ऑप्शन डी। ये पेज 12 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 61% और 35% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखो दो संख्या है, ठीक है ना, एक तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या आप मान लीजिए कितना, 100%, ठीक है ना, 100% है।
तो पहला संख्या ये और दूसरा संख्या ये, ठीक है ना। पहला संख्या इससे 61% कम है, तो 100% में से अगर आप 61% घटाइएगा तो ये 39% निकल करके आ जाएगा, ठीक है। आगे बोल रहा है कि जो तीसरी संख्या है वो पहली संख्या से 35% कम है, तो 100% में से अगर आप 35 घटाइएगा तो ये 65% निकल करके आ जाएगा। अब क्या पूछा कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो मैंने क्या बोला है कि जब भी परसेंटेज में डाटा हो और परसेंटेज में ही ऑप्शन सेट किया हो तो आप रेशियो के लेवल पर खेल सकते हैं। तो यहाँ पे खेलिए फिर, 13 से मल्टी काटिए इसको, 13 तिया 39, 13 पाँचे 65। क्या पूछा कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या 3 है और दूसरी संख्या का यानी कि 3/5 जो कि होता है 60% के बराबर। ये मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं बच्चों की तरह 3/5 गुने 100 नहीं करूंगा, फिर 5 से 100 को काटूंगा 20 बार में, 20 या 60 लिखूंगा ना। 3/5 1/5 20%, 3/5 20 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह संख्या कौन सी है, देखो एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है और एक यहाँ पे मैंने छोड़ा है, ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन छोड़ा है मैंने, दूसरा नंबर क्वेश्चन छोड़ा था, ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन मैं साथ में कराऊंगा, ठीक है। इस पहले और सब सॉल्व कर लेते हैं, ये दोनों क्वेश्चन क्या करूंगा मैं साथ में कराऊंगा। यदि P की आय Q से 40% कम है तो P और Q की संयुक्त आय, देखो 40% का जो है फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है 2/5, ठीक है ना। यानी कि P की आय यहाँ पे Q आ गया और यहाँ पे P प्लस Q दोनों आ गया, ठीक है। P की, ठीक है ना, P की आय Q की आय से 40% कम है, यानी कि अगर Q की आय 5 यूनिट है तो P की आय जो है इससे 2 यूनिट कम यानी कि 3 यूनिट। तो क्या पूछ रहा है कि P और Q की संयुक्त आय P की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो P और Q का संयुक्त आय कितना आएगा 3 + 5 8, ठीक है ना। अब हमसे पूछ रहा है कि P की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो यहां से अगर हम देखें तो ये कितना अधिक है 5 यूनिट अधिक है, क्या है 5 यूनिट अधिक है। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि 5/3 गुने 100 यानी कि 500/3 आएगा, जिसको हम 166:2/3% लिख सकते हैं, जो कि होगा ऑप्शन ए। देखो इस क्वेश्चन में भी देखो डाटा पे देखो, अगर मान लो 166:1/3 ये कोई स्टैंडर्ड परसेंटेज वैल्यू नहीं है, ना ही 164 नहीं 164:1/3 है, इसमें सिर्फ 166:2/3 ही है जो एक स्टैंडर्ड परसेंटेज वैल्यू है, और बार बार एग्जामिनर इन्हीं स्टैंडर्ड वैल्यूज पर डाटा सेट करता है। अगर मान लो कि मेरे पास ये क्वेश्चन होता और मेरे पास एग्जाम में मैं बैठा होता और मेरे पास ये क्वेश्चन होता और मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है 2 से 3 मिनट का टाइम है, 2 से 3 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गया, 2 से 3 मिनट तो 100 भी हो जाएगा, मान लो कि 10 सेकंड या 6 सेकंड या 4 सेकंड का टाइम है, मैं क्वेश्चन बिना पढ़े मैं एक बार आंसर पे ऑप्शन पे डाटा डालूंगा, ऑप्शन में मैं साफ ये दिखेगा कि यही एक ऐसा वैल्यू है जो एक स्टैंडर्ड परसेंटेज वैल्यू है, इसको लगाऊंगा मैं और आगे बढ़ूंगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% केस में ये सही होगा, लेकिन 95% केस में स्टैंडर्ड परसेंटेज वैल्यू वाले जो ऑप्शन होते हैं वही सही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने के लिए उस संख्या को किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा। अरे भैया 25% कितना होता है, 25% होता है 1/4, यानी कि 4 पे 1 यूनिट बढ़ा रहा है, यानी कि 5/4 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि है ऑप्शन सी। एक आदमी ने एक संख्या को 5/8 के बजाय 8/5 से गुणा किया तो गणना में त्रुटि पड़ती है। देखो उसको 5/8 से गुणा करना था लेकिन उसने कितना कर दिया 8/5 से, ठीक है ना, यानी कि 25 रेशियो क्या आएगा 64। अगर हम यहाँ से देखें तो गणना में त्रुटि प्रतिशत, तो त्रुटि कितने यूनिट का हुआ 39 यूनिट का, क्योंकि 25 + 39 होता है 64, तो 39 25 का कितना प्रतिशत है 25 गुने 100 करेंगे। देखो 39 3 का मल्टीपल है, 39 3 का मल्टीपल है, यानी कि आंसर वही ऑप्शन होगा ना जो 3 का क्या होगा मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल 4 2 6 1 7 नहीं है, 6 2 8 1 9 नहीं है, ये भी नहीं है, बचा सिर्फ ऑप्शन सी 6 5 11 1 12, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे 2 ऑप्शन 3 के मल्टीपल होते तो मैं देखता क्या कि 39 13 का भी मल्टीपल है, तो मैं 13 का मल्टीपल भी खोज सकता था, और 156 13 का भी मल्टीपल है, 13:12 होता है 156, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गलती से किसी धनात्मक भिन्न के स्थान पर इसका व्युत्क्रम टाइप हो जाता है और इस तरह इसके मान में 175/4% की कमी होती है, तो भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। देखो मान लो कोई भिन्न 1/x था, ठीक है ना,
ठीक है। इसके जगह पे आपने x टाइप कर दी, ठीक है। तो त्रुटि प्रतिशत कितना हुआ, तो हम त्रुटि प्रतिशत में क्या करते हैं, 1/x माइनस x बाई 1/x, ठीक है ना। इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। 175/4%, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आएगा, ये निकल करके आएगा 175/4 गुने 100, ठीक है। 25 से जब आप इसको काटिएगा, 25 से, तो ये 25 7 175 होता है, ये 25 चौका 100, यानी कि 7/16। ये वैल्यू किसके बराबर में है, 7/16 के, ठीक है। हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, ठीक है। और ये 1/x ऊपर आकर के क्या होगा, ऊपर आकर के इससे मल्टीप्लाई होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीका से सॉल्व हो सकता है, ठीक है ना। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। स्टेप मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिस कर रहा हूँ। देखो एक्स तो जो ये एक्स आएगा यहाँ पे बटे में, उसको तो काट ही देगा, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये निकल करके आएगा 7/16 के बराबर। तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर 1 माइनस 7/16 जो कि होगा 9/16। तो एक्स कितना आएगा, 3/4। लेकिन हम जानते हैं कि भिन्न तो हमने 1/x माना है, तो ये तो x 3/4 निकल करके आया। तो 1/x कितना होगा, इसका उल्टा 1/x कितना होगा, इसका उल्टा, यानी कि 4/3, जो कि है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक भिन्न 3/5 में से 2/5 घटाया जाता है, तो परिणामी भिन्न को फिर 20% बढ़ा दिया जाता है। तो मूल भिन्न के मान हुई प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखो एक भिन्न के 3/5 में से 2/5 घटाया जाता है, 3/5 में से आप 2/5 घटा दिए, ठीक है। उसके बाद 20% बढ़ा दिया जाता है, मतलब कि 6/5। अरे भैया 20% का वैल्यू कितना होता है, 1/5, यानी कि आप 5 पर 1 यूनिट बढ़ा रहे हैं, तो 5 + 1 6/5, यानी कि इसमें 6/5 से आप क्या कर रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं, फिर 20% बढ़ाए तो मूल भिन्न के। तो यहाँ से अगर ये देखेंगे, हम सॉल्व करेंगे तो कितना आया, 3/5 माइनस 2/5, 1/5 गुने 6/5, यानी कि ये निकल करके आया 6/25। पहले ये भिन्न था 3/5, अब ये निकल करके आया 6/25, ठीक है ना। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 3 से इसको काटिए 2 बार में, और इसको 5 बार में, यानी कि 5 से ये 2 हो गया, यानी कि 3 यूनिट की कमी हुई कितने पे, 5 पे। और 3/5 होता है कितने के बराबर, 60% के बराबर, क्या डिक्रीज, 60% डिक्रीज होगा, यानी कि ऑप्शन डी। ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मिठाई में 1/3 चीनी है, ठीक है ना। यदि चीनी की कीमत अब पिछले कीमत की 7/6 है, तो मिठाई की लागत में प्रभावी प्रतिशत वृद्धि कितनी है। देखो शुगर है, ठीक है ना, और यहाँ पे स्वीट है, 1/3 चीनी है, क्या बोल रहा है, 1/3 चीनी है, माने कि 1/3 शुगर है। यानी कि अगर शुगर 1 है तो बचा हुआ स्वीट जो है वो कितना बचेगा, 2। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है कि चीनी की कीमत अब 60/6 हो जा रही है, यानी कि चीनी की कीमत अगर पहले 7/6 से वृद्धि हो रही है, यानी कि पहले अगर 6 यूनिट चीनी का कीमत था, तो उसका अब दाम 7 यूनिट हो जा रहा है, यही बोल रहा है ना। देखो यहाँ पे 1 यूनिट चीनी है, 2 यूनिट स्वीट है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि 1 यूनिट शुगर का दाम 1 रुपया है, और 2 यूनिट शुगर का दाम 2 रुपया है, यानी 2 यूनिट है, ठीक है। लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं कि पहले शुगर का दाम कितना था, 6 यूनिट था, यहाँ पे तो 1 यूनिट है, तो 6 यूनिट बनाने के लिए इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6:12 करेंगे, ठीक है ना। अब हम दिया है कि शुगर का दाम 6 से 7 हो जा रहा है, यानी कि शुगर का दाम +1 बढ़ा करके जब हम 7 करेंगे तो +1 करना पड़ेगा, और स्वीट तो पहले जितना ही है, यानी कि 12 ही है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो पहले इसका दाम कितना था, 12 + 6 यानी कि 18, और अब दाम है इसका 19, यानी कि 18 पर 1 यूनिट बढ़ रहा है, 18 पर 1 यूनिट बढ़ रहा है। इसको आप प्रतिशत में चेंज कीजिएगा तो 100% से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 100%/18, जो कि है ऑप्शन सी। ये इस क्वेश्चन का क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ,
ठीक है, जितना यूनिट था उतना ही हमने उसका प्राइस मान लिया। 6 से 7 बढ़ रहा है तो 1 को 6 बनाने के लिए हमने इसमें 6 से मल्टीप्लाई किया, फिर वहां से 7 हमने बढ़ा दी, 1 यूनिट बढ़ा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि हो जाए, सॉरी वृद्धि की जाए, तो भिन्न के हर में 20% की कमी की जाए तो परिणामी भिन्न 12/7 है, तो मूल भिन्न। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में जो एग्जामिनर बोलता है उसके उल्टा चलिए, आप क्या करिए, उसका उल्टा चलिए। परिणामी भिन्न 12/7 हो जा रहा है ना, मैं पेन चेंज कर ले रहा हूं, 12/7, ठीक है। अब देखो एग्जामिनर जो बोल, ऐसे क्वेश्चन में एग्जामिनर जो बोले उसका उल्टा करना है। देखो भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि कर रहा है, आप हर में यानी कि डिनोमिनेटर में 140% की वृद्धि कीजिए, जो कि होगा कितना 240। 100 में 140 बढ़ा दिया 240%, ठीक है 240%। अब बोल रहा है कि भिन्न के हर में 20% की कमी, तो आप क्या कीजिए अंश में 20% की कमी कर दीजिए। अंश में 20% कमी कीजिएगा तो कितना बचेगा 80%। और जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आपके कदमों में होगा। कैसे, 80 से ये जाएगा 3 बार में और 3 से ये जाएगा 4 बार में, निकल करके आएगा 4/7, जो कि है ऑप्शन बी। टाइप के क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में जो एग्जामिनर बोले, अगर अंश में अंश में बढ़ाने को बोले आप हर में बढ़ाइए, हर में घटाने को बोले आप अंश में घटाइए, हर में बढ़ाने को बोले आप अंश में बढ़ाइए, जो बोले उसका उल्टा करना है। देखो फिर एक क्वेश्चन है ये, यदि किसी भिन्न के अंश में 60% की वृद्धि और हर में 40% की वृद्धि होती है तो परिणामी भिन्न क्या होता है 16/63। आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा क्वेश्चन मान लीजिए एग्जाम में आया, हमने 16/63 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है 16/63। पहले लाइन में क्या बोला है, किसी भिन्न के अंश में 60% की वृद्धि, मैं कुछ नहीं करूंगा, अंश में 60% बढ़ा रहा है, मैं हर में 60% बढ़ा के 160 लिख दूंगा, ठीक है। आगे, और हर में 40% की वृद्धि, तो मैं अंश में 40% की वृद्धि यानी कि 140% कर दूंगा और इसको सॉल्व कर दूंगा, आंसर आपके कदमों में होगा। देखो कैसे कैसे, प्रतिशत से तो प्रतिशत काट दीजिए पहले, 16 से ये जाएगा 10 बार में, 10 एक जीरो को उठाएगा, 7 9 63, 7 दूनी 14, यानी कि आंसर निकल करके आएगा 2/9, जो कि है ऑप्शन ए, ठीक है। अब ये था, और क्वेश्चन से क्या नहीं, अब 2 क्वेश्चन जो हमारा बचा है उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं हम अच्छे से। क्या करते हैं, चर्चा कर लेते हैं। देखो पहले मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा, कहाँ गया ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं एक थ्योरी यहाँ पे समझाऊंगा। देखो इस क्वेश्चन को बहुत लोग हैं जो डायरेक्टली यूज ऐसे निकालते हैं बेसिक मेथड से, लेकिन मैं जो तरीका सिखा रहा हूँ वो सीखिए आप, वो आपके क्या करेगा एग्जाम में टाइम बचाएगा। देखो कभी भी अगर मैं ए का 20% निकालूं, ए का 20% निकालूं, ठीक है ना, या फिर बी का, फिर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, या फिर मैं बी का A% निकालूं, ठीक है ना, मैं ए का 20% निकालूं या बी का A% निकालूं, मैं कैसे निकालूंगा, मैं कैसे निकालूंगा, ए गुने बी बटे में 100 करूंगा, ठीक है ना, जो कि निकल करके आएगा ए बी बटे में 100, ए बी बटे में 100। अगर मैं बी का A% भी निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, बी का ए बटे में 100 करूंगा, ठीक है, जो निकल करके आएगा ए बी बटे में 100। तो यहां से हम देख सकते हैं कि ये भी ए बी बटे 100 आया, ये भी ए बी बटे 100 आया, यानी कि ए का B% बराबर होता है बी के A% का, ए का B% बराबर होता है बी के A% का। इसको ऐसे याद कर लेना है, ठीक है। अगर मान लो मैंने ये जो मेरा इंट्रोडक्शन क्लास था, इस चीज को मैंने वहां पे भी डिस्कस किया था, ठीक है, इस चीज को ऐसे याद करना है। देखो मैं जैसे 20 का आप 10% निकालिए, ठीक है ना, या आप 10 का 20% निकालिए, दोनों केस में आंसर क्या होगा, सम ही होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें लेना तो प्रोडक्ट ही है। 20 गुने 10 बटे में 100 कीजिएगा, और यहाँ पे क्या कीजिएगा 10 गुने 20 बटे में 100। तो अगर आप इस पे नजर डालें, थोड़ा सा बेसिक से सोचें, थोड़ा सा क्या करें बेसिक से सोचें, तो चीज तो हम सेम ही लिख रहे हैं, 20 गुने 10 बटे 100 यहाँ पे भी लिख रहे हैं, यहाँ पे 20 गुने 10 बटे में 100 लिख रहे हैं, लेकिन लिखने का तरीका बदल जा रहा है, जहाँ पे इसमें 20 आ रहा है वहाँ पे इसमें 10 आ रहा है, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट तो हमेशा सेम ही आएगा। अरे भैया आप 10 को 20 से मल्टीप्लाई कीजिए या फिर 20 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या चेंज हो जाएगा, कुछ नहीं चेंज होगा, दोनों तो 200 के बराबर ही आएगा।
तो यहां से हम ये सीख सकते हैं कि ए का 20, ठीक है ना, ए का बी प्रतिशत बराबर होता है बी के ए प्रतिशत का। या फिर मैं इसको एक तरीके से और लिख सकता हूं, मान लो कि मैं ए का बी प्रतिशत यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। अब मैं चाहूं इसको लिखने को एक और तरीका, तो मैं अगर मैं ए में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2a का b/2 प्रतिशत इसको नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रोडक्ट तो हमेशा सेम ही रहेगा। तो इस दो को ये दो तो काट ही देगा, इस दो को ये दो तो काट ही देगा। तो मल्टीप्लीकेशन तो मैं कर ही सकता हूं। अगर मैं यहाँ पे ए में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो बी को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, क्या अंतर होगा? कुछ नहीं अंतर होगा। जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए भी यहाँ पे भी आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ए भी यहाँ पे भी आएगा। अगर मैं इसको चाहूँ तो और भी तरीके से लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे 3a का b/3 प्रतिशत भी लिख सकता हूँ। क्या अंतर है? कुछ नहीं अंतर है, कट के तो सब बराबर ही आ जाएंगे, ये 3 है, ठीक है ना। यानी कि ए का बी प्रतिशत या बी का ए प्रतिशत में हम अपने सुविधा अनुसार कहीं भी या तो डिवाइड कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये चीज याद करके चलना है। अब क्वेश्चन करते हैं हम, देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, देखो 460 का 20 प्रतिशत, 460 का 20 प्रतिशत है, तो मैं उसको क्या लिखूंगा? 920 का, देखो 460 को मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो 20 प्रतिशत को आधा कर दूंगा, 920 का 10 प्रतिशत। और यहाँ पे कितना है? 920 का 70 प्रतिशत, ठीक है ना। अब देखो फिर क्या पूछ रहा है कि क्या जोड़ने पे बराबर हो जाए, यानी कि इनका अंतर पूछ रहा है। तो इनका अंतर कितना होगा? इनका अंतर होगा कितना? 60 प्रतिशत, ठीक है ना। यानी कि 920 का आप 60 प्रतिशत निकाल लीजिए, 3/5 होता है 60 प्रतिशत। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, तो 5 से जब इसको आप 552 आएगा, ये आएगा किसके बराबर में? 552 के, ठीक है ना। इसको आप ऐसे निकालिएगा, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा? 552। अब आप एग्जाम में ये नहीं कीजिएगा कि 46 का 20 प्रतिशत निकालिए फिर अलग से 920 का 70 प्रतिशत। एग्जाम में बस यहीं पे देख लेना है कि अगर 460 का 20 प्रतिशत यानी कि 920 का 10 प्रतिशत की बात कर रहा है, बस इतना ही करना है एग्जाम में। अब वो वाली क्वेश्चन पे चलते हैं। उस वाले क्वेश्चन कहाँ है भाई? निम्न में से कौन सबसे कम है, ठीक है ना। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में मैं कितना अच्छा, 12% ऑफ 60, 12% ऑफ 625 का मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं गुना लगा दूंगा। देखो मैं यहाँ पे दशमलव लगा दूंगा, 60.2 प्रतिशत को इधर शिफ्ट कर दूंगा और 0 के यहाँ पे, यानी कि 120 का 62.5 प्रतिशत, 120 का 62.5 प्रतिशत, यानी कि 5/8। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये 8 120 को काटेगा 15 बार में, 15 × 5 75। बस अगर आप किसी और टीचर का इसका सोल्यूशन देखिएगा तो वो मल्टीप्लाई डिवाइड करके दशमलव लगाते रह जाते हैं, लेकिन आप इस मेथड से कीजिएगा तो इसको बहुत कम टाइम में कर लीजिएगा। अब मैं क्या करूंगा कि इस प्रतिशत को उठा के यहाँ पे रख दूंगा और यहाँ पे मैं दशमलव लगा दूंगा और यहाँ पे 2 जीरो बैठा दूंगा, तभी तो प्रोडक्ट बराबर होगा ना। यानी कि 1500 का 5.55 प्रतिशत, तो 1500 का 5.55 प्रतिशत, और 5.55 प्रतिशत किसके बराबर होता है? 1/18 के। जब हम इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना, तो ये कितना आएगा? 18 से आप 150 को काट लीजिए पहले, 18 8 होता है 144, 6 0, 18 3 54, 83.33, ठीक है ना। यानी कि ये आया 83.33 प्रतिशत, ठीक है। दूसरा, अब देखो ये क्या है? तीसरा 10% ऑफ 720। मैंने क्या बोला कि कभी भी अगर 10% निकालना हो तो एक अंक बाद दशमलव निकाल दीजिए। तो इसका अगर आपको 10% निकालना है तो आप एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, यानी कि ये आया 72, और इसको अब सॉल्व करना है। देखो इसका अगर हम 10% निकालें, देखो ये 9% है, यानी कि 10% माइनस 1, तो 845 का अगर आप 10% निकालिएगा तो कितना होगा? एक अंक बाद दशमलव लगाइएगा, 84.5 माइनस 1% घटाना है। और 1% में हमने क्या पढ़ा है कि 1% जब भी पूछते तो 2 अंक बाद दशमलव लगाइए, यानी कि 8.45, ठीक है ना। जब आप इसको घटाइएगा तो ये कितना आएगा? 26.05, ठीक ना। देखो एक हमारे पास वैल्यू है 75, 83.33, ये 72 और ये
26.05। हमसे क्या पूछा कि कौन सबसे कम है, कम सबसे कौन सा है, ये वाला 72 वाला, 72 सबसे कम है, यानी कि ऑप्शन सी। और इसका सोल्यूशन आप कहीं और दिखे किसी और टीचर का, उसमें ये मल्टीप्लाई डिवाइड करके दशमलव लगाते रह जाते हैं। अगर आप ऐसे कीजिएगा और आपको फ्रैक्शन याद रहेगा कि फ्रैक्शन किस फ्रैक्शन का वैल्यू कितना प्रतिशत होता है, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर लीजिएगा। तो ये रहा आज का हमारा पहला क्लास, और हमारा पहला क्लास रहा। कल हम नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन होगा उसको करेंगे। आगे के लिए हमारा ये एयर पब्लिकेशन का टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। क्लास से रिलेटेड आपको पीडीएफ वहीं पर दे दी जाएगी। इसके बाद कल से नंदिनी मैम का क्लास आएगा, जो कि आपको शिवास्त्र बुक का सॉल्यूशन यहाँ पे कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी एक नए टाइप के साथ। धन्यवाद।